डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बीएसएन 5th सेमेस्टर के पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे और उस यूनिट का नाम है नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन विद हेमेटोलॉजिक अल्ट्रेशन। हेमेटोलॉजिक अल्ट्रेशन कहते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स को, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया आता है, थैलेसीमिया आता है, ल्यूकीमिया आता है। तो आज के इस यूनिट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास एक बच्चा, एक चिल्ड्रन ब्लड डिसऑर्डर के साथ हैं तो उस ब्लड डिसऑर्डर के हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, साइन सिम्टम क्या होंगे और हमने उस बच्चे को किस तरह नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है अगर उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो। तो इस यूनिट की तो पहले हमारी कोशिश थी कि हम इसको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किए करें, लेकिन चूंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी तो इस यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस यूनिट का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के 3rd और लास्ट पार्ट को। तो इस यूनिट के 3rd पार्ट को पढ़ने से पहले आप इस यूनिट के 2nd और 1st पार्ट पढ़ लें ताकि ये पार्ट जो है आपके लिए समझना आसान हो। इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हम उनको भी मेंशन करेंगे लेक्चर के साथ ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। Sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a hereditary disorder in which normal adult hemoglobin is partially or completely replaced by an abnormal hemoglobin, causing distortion and rigidity of red blood cell under the condition of reduced ऑक्सीजन टेंशन। क्या होता है कि नॉर्मल हमारे पास हेमोग्लोबिन की जो सर्कुलर शेप होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो शेप क्या हो जाती है, वो सिकल शेप हो जाती है। देखो वो इस तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि इस हेमोग्लोबिन को तो एक HbS कहते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन होते हैं वो HbA, लेकिन जो सिकल सेल हेमोग्लोबिन है वो HbS हम कहते हैं। और जब इसका शेप सिकल शेप हो जाता है तो वो अपने साथ कम ऑक्सीजन को बाइंड रखता है और इस तरह के पर्सन में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आती है। तो सिकल सेल एनीमिया इसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली कहो कि ये हमारे पास एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है कि जिसमें जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन का शेप होता है जिसको हम HbA कहते हैं वो रिप्लेस हो जाता है HbS पे। या तो फुल बाय फुल हेमोग्लोबिन आपके सिकल से शेप के होंगे या कुछ हेमोग्लोबिन वो सिकल शेप के हो जाते हैं। सिकल शेप इस तरह होता है। तो इस कंडीशन में फिर हेमोग्लोबिन जो नॉर्मली अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड रख सकता था उतने ऑक्सीजन वो बाइंड नहीं कर सकता और क्या हो जाता है, ऑक्सीजन टेंशन की रिडक्शन हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉल्ड हेमोग्लोबिनोपैथी। हेमोग्लोबिनोपैथी ये हमारे पास वो डिसऑर्डर है, वो डिजीज है उस ग्रुप ऑफ डिजीज का कि उसको हेमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं कि इसमें जो हेमोग्लोबिन होता है उसकी शेप नॉर्मल नहीं रहती। सही है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एनीमिया को तो डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हेमोग्लोबिनोपैथी किस एनीमिया के टाइप को कहते हैं तो उसमें एक सिकल शेप एनीमिया भी आता है कि इसमें आपके पास हेमोग्लोबिन का जो शेप होगा हेमोग्लोबिन में प्रॉब्लम होगी। सही है। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये भी हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया की तरह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं कि जिसमें जीन बॉडी क्रोमोसोम पे हो, ऑटोसोम पे हो। रिसेसिव वो डिसऑर्डर होता है जो हमारे पास रिसेसिव कंडीशन में हो, मतलब ये है कि अकेला वो डिजीज काज न कर सके। द इनहेरिटेंस इज डिस्क्राइब एज इंटरमीडिएट because the gene is partially expressed in heterozygous state and completely expressed in homozygous state। तो ये इसका जो इनहेरिटेंस होता है वो इंटरमीडिएट होता है। क्यों? इसलिए कि अगर ये जीन जो है अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा,
अकेला होगा तो ये एक्सप्रेस्ड फुल एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन ये एक्सप्रेस तब होगा, ये डिजीज तब काज करेगा अगर ये जो एबनॉर्मल जीन है सिकल सेल एनीमिया का, अगर ये हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में हो, हमारे पास दोनों रिसेसिव जीन अगर होंगे तब वो पर्सन सिकल सेल एनीमिया का शिकार हो सकता है। अदरवाइज वो हमारे पास क्या होगा, कैरियर होगा, उसमें डिजीज नहीं होगी अगर ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं कि एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव, लेकिन होमोजाइगस है कि दोनों हमारे पास क्या होगी, रिसेसिव होगी, तो उसको होमोजाइगस रिसेसिव कहते हैं। सही है, तो एमसीक्यूज के लिए सिर्फ इतना याद रख लें कि सिकल सेल एनीमिया हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सिकल सेल एनीमिया इज फाउंड प्राइमरी इन द ब्लैक रेस ऑल्दो इनफ्रीक्वेंटली इट इफेक्ट वाइट्स। देखो बहुत सी डिजीज डिफरेंट नस्लों में होती हैं, तो जो ब्लैक पीपल हमारे पास होते हैं उनमें अक्सर हमारे पास सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा होता है। सही है, लेकिन वाइट लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। सही है, तो ये रेस के लिहाज से होता है, डिफरेंट नस्लों में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होती हैं जिसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, वहाँ का डाइट हो सकता है, वहाँ की जीन्स हो सकते हैं, वहाँ की हेरिडिटी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। सिकल सेल एनीमिया के काजेस क्या है कि जेनेटिक ट्रांसमिशन हो गया, टू पेरेंट्स विद द ट्रेट हैव 25% ऑफ चांसेस ऑफ हैविंग चाइल्ड विद सिकल सेल डिजीज फाउंड प्राइमरी इन ब्लैक्स। क्या होता है कि ये जेनेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू ये डिजीज होती है, मतलब ये जेनेटिक हेरिडिटी डिजीज है जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है। अगर दोनों पेरेंट्स हमारे पास कैरियर हैं, उनमें ये ट्रेट है, तो 25% ऑफ चांसेस है कि उसके बच्चे को सिकल सेल डिजीज। सही है, और ये मैक्सिमम होता है ब्लैक पीपल में। हेमोग्लोबिन ए इज पार्शली और कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय एचबीएस। जो हमारे पास नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन होता है उसकी जगह पे एबनॉर्मल सिकल शेप हेमोग्लोबिन होता है इस कंडीशन में, विद डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया एंड टेम्परेचर एलिवेशन एचबीएस सिकल्स। क्या होता है कि अगर इस तरह का पेशेंट हमारे पास, उसमें डिहाइड्रेशन होती है या एसिडोसिस होता है बच्चे में, या बच्चा हाइपोक्सिक हो जाता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाती है, तो उसका ये जो हेमोग्लोबिन का शेप वो सिकल शेप हो जाता है। और ये कंफर्मेशन भी होती है कि ये बंदा सिकल शेप डिजीज के साथ है या नहीं है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। सही है, अब हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या होगी बच्चे को। टेक हेल्थ हिस्ट्री especially regarding any evidence of sickling crisis and history of the disease in family member। देखो इस तरह का बच्चा अगर हमारे पास आता है, इस तरह का पेशेंट अगर हमारे पास आता है, तो हमने सबसे पहले उससे हेल्थ हिस्ट्री लेनी होगी। सही है, इससे हम सिकलिंग क्राइसिस का पूछेंगे, जो कि सिकल शेप हेमोग्लोबिन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, वहां से फिर आपको सिकलिंग क्राइसिस का पता चल जाएगा। दूसरा, हम उसके फैमिली मेंबर हिस्ट्री पूछेंगे कि आया उसके फैमिली में किसी को ये सिकल सेल एनीमिया तो नहीं था, तो उसके मुताबिक फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या करना है, फैमिली हिस्ट्री भी लेनी है, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब ये है कि ये फैमिली में रन कर रही है ये डिजीज या नहीं। इसके बाद हमारे पास ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। इस तरह के बच्चे हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन इसलिए होती है कि हेमोग्लोबिन अगर एबनॉर्मल है तो ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, उसके बॉडी वीक होगी, मसल उसके वीक होंगे। इस तरह का बच्चा ग्रोथ के लिहाज से रिटार्डेड होता है। उसको क्रॉनिक एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन अगर आपके पास नॉर्मल नहीं है तो आरबीसी नहीं है, वो पेशेंट हमारे पास स्पेल होता है, उसमें ब्लड की कमी आती है। इसके बाद डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन, तो अगर ग्रोथ रिटार्डेड है तो उसका जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होगी वो भी उसमें आता है। मतलब ये है कि अगर नॉर्मल बच्चा हमारे पास एक एज पे वो प्यूबर्टी की तरफ पहुंचता है, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के साथ बच्चा है उसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन डिले होगी। इसके बाद मार्क ससेप्टिबिलिटी टू सेप्सिस, उसको इजीली सेप्सिस हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर वो एनीमिया का शिकार है, उसके बॉडी में ब्लड प्रॉब्लम है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, उसके बॉडी में एनर्जी की कमी है, तो उसकी बॉडी क्या कर सकती है, वो इन्फेक्शन वगैरह के साथ सही से फाइट नहीं कर सकती। तो इस तरह के बच्चे में बहुत चांसेस होते हैं सेप्सिस के। सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शंस के।
और साइन सिम्टम क्या होंगे? वीकनेस होगी उसकी बॉडी में, एनोरेक्सिया उसको हो सकता है, एनोरेक्सिया कहते हैं कि उसके खाने का दिल नहीं करेगा, जॉइंट, बैक और एब्डोमिनल पेन उसको हो सकती है, इसके बाद फीवर और वोमिटिंग उस बच्चे को हो सकती है। और ये इस वजह से, ये आयरन की बैलेंस इम्बैलेंसिंग की वजह से फिर इस तरह के बच्चे में क्या ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके बाद chronic leg ulcer are common in adolescent and adult and are thought to be result of thrombosis and decreased peripheral circulation। क्या होता है? देखो, हमारे पास जब सिकल सेल शेप हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट वेसल्स में, वहां पे थ्रोम्बोसिस बनाता है। तो थ्रोम्बोसिस की वजह से पेरिफेरल्स की स्वेलिंग भी होती है और वहां पे सीवियर पेन भी होता है, वहां का अल्सर भी होता है। अल्सर वहां के जगह जगह के आपके वेसल जो है वो डैमेज हो जाते हैं और वहां पे आपको क्या होता है? थ्रोम्बोसिस काज हो जाती है, अल्सर काज हो जाता है, आपको सीवियर पेन होता है आपके पाँव और आपके हाथों में। सही है? ये क्या, ये सिकल सेल इनीमिया के साथ होते हैं, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए। लेग अल्सर वगैरह जो है ये सिकल सेल इनीमिया के साथ है। जो सिकल सेल इनीमिया के जो सिकलिंग क्राइसिस थे, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको कहा कि आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या है कि पेन इन एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट साइन ऑफ इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया क्या है? देखो, जब आपके पास हेमोग्लोबिन नॉर्मल शेप में नहीं है तो वो अपने साथ सही से ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, और अगर वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता तो आपके पास टिश्यू की इस्केमिक टिश्यू डेथ हो सकती है, क्योंकि उन टिश्यूज को सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और फिर सेल डेथ या टिश्यू डेथ आपके पास होगी। दूसरा ये है कि उस जगह पे आपको सीवियर पेन भी होगी, जिस जगह पे आपके पास क्या हो जाती है? ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है वेसल्स की। एक्सट्रीमिटीज पेनफुल स्वेलिंग, हैंड फुट सिंड्रोम, इसको हैंड फुट सिंड्रोम भी कहते हैं। क्यों? जो आपके पेरिफेरी है, जो आपके एक्सट्रीमिटी है, वहां पे वेसल्स क्या हो जाते हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पे स्वेलिंग भी होती है और पेन भी होता है। इसके बाद एब्डोमेन, पेट में क्या होगा? सीवियर पेन रिसेंबलिंग एक्यूट सर्जिकल कंडीशन। एब्डोमेन में इतनी सीवियर पेन होती है कि आपको इस तरह लगता है कि अभी आपने कोई सर्जरी वगैरह की है, और ये एबनॉर्मल आपके पास हेमोग्लोबिन शेप की वजह से कि वो आयरन की बैलेंस इम्बैलेंसिंग करते हैं। मतलब ये है कि आपके पास जो एब्डोमिनल पेन होगा वो इंतहाई सीवियर होगा। इसके बाद सेरेब्रम, ब्रेन में क्या करता है? स्ट्रोक भी हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। स्ट्रोक इसलिए होता है कि अगर हमारे पास इसका शेप सिकल शेप है तो ये वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ब्लड फ्लो आपके पास स्टॉप हो सकती है, और जिस पार्ट ऑफ ब्रेन को ब्लड स्टॉप होगा तो वो पार्ट ऑफ ब्रेन क्या करेगा? वो आपके पास अपना काम छोड़ देगा और पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। और सेरेब्रम को अगर इफेक्ट करे तो विजुअल डिस्टर्बेंस वगैरह भी इसके साथ हो सकती है। चेस्ट में ये नुमोनिया काज कर सकता है, प्रोट्रैक्टेड एपिसोड ऑफ पल्मोनरी, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्मोनरी डिजीज खास करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है आपके पास। दूसरा ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन भी कराता है आपके पास, एल्वियोलाई वगैरह इसमें डैमेज भी हो सकते हैं और नमूनिया हो सकते हैं, सूडो नमूनिया। सही है कि मतलब ये है कि इस नमूनिया तो हम कहते थे कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है ना, लेकिन इसके बिहाइंड बैक्टीरिया रीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी नमूनिया के साइन सिम्टम पेशेंट को होंगे। लीवर में ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडिस और हेपेटिक कोमा काज कर सकता है, और ये किडनी में हेमेचूरिया काज करता है। सिंपल सी बात यह है कि सिकल सेल इनीमिया के साथ जो पर्सन होते हैं तो उसके मेजर आर्गन फेल्यूर का खतरा होता है, मेजर आर्गन उसके खराब हो सकते हैं। लिवर हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया। सही है? तो ये सिकल सेल इनीमिया के साथ क्या होंगे? इसको कहते हैं वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस या सिकलिंग क्राइसिस, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। ये इसलिए होता है कि हेमोग्लोबिन के शेप की वजह से आपके पास वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है।
सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस या सिकलिंग क्राइसिस जो हमारे पास है, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारे पास डिफरेंट आर्गन में डिफरेंट अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जमा हो जाता है, जिससे हेपेटोमेगेली हो सकती है, लीवर स्वेल हो जाता है। हेपेटोमेगेली कहते हैं कि लीवर का साइज बढ़ जाना। स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन जो है वो लार्ज हो जाता है। सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जहां जगह जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जगह जगह पे स्वेलिंग होती है। तो ये किस चीज की वजह से होता है? ये हेमोग्लोबिन के ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसको सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस कहते हैं या सिकलिंग क्राइसिस कहते हैं। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन हमारे पास क्या होगी? फॉर स्क्रीनिंग पर्पस द सिकल डेक्स इज कॉमनली यूज्ड if the test is positive. Hemoglobin electrophoresis is necessary to distinguish between those children with the trait and those with the disease. अब सिकलिंग टेस्ट या इसको सिकल डेक्स टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि पेशेंट का हम ब्लड लेंगे, स्लाइड पे रखेंगे और उस ब्लड को हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट करेंगे, वहां पे उसको कवर करेंगे ताकि वहां पे डीऑक्सीजनेशन हो, ऑक्सीजन ना मिल सके उस ब्लड को। तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो जो ब्लड स्लाइड पे होता है उसमें क्या हो जाते हैं? उसमें सिकलिंग ऑफ आरबीसी हो जाता है, आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सिकल डेक्स या सिकलिंग टेस्ट। अब अगर हमारे पास सिकलिंग हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसे कहते हैं कि हम एक फ्लूइड में हेमोग्लोबिन को डालेंगे और फिर जो हमारे पास चार्जेस की वजह से जिस हम देखते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी है, वो मतलब हमारे पास कितना अफेक्टेड है। दिस टेस्ट इज एक्यूरेट, रैपिड एंड स्पेसिफिक। ये हमारे पास एक्यूरेट, रैपिड और स्पेसिफिक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास ये डिजीज है, डिजीज तो इसमें क्या है, इसमें क्या, अगर ये डिजीज एक पेशेंट को है तो सही है, लेकिन अगर एक पेशेंट हमारे पास इस तरह है कि उसको सिकल सेल है, उसमें मतलब ये जीन है, एबनॉर्मल जीन है, लेकिन वो उसमें अपीयर नहीं है, वो सिर्फ कैरियर है, तो वो फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चलेगा कि पेशेंट वो रिसेसिव है, पेशेंट कैरियर है या वाकई उसमें वो डिजीज है। सिकल सेल सिकलिंग टेस्ट तो पता चलेगा कि ये बंदा सिकल सेल एनीमिया का शिकार है या इसको जो जीन है वो डिफेक्टेड है, लेकिन वो पर्सन क्या है? वो पर्सन हमारे पास वो ट्रेड बच्चे में है, वो डिजीज उसमें अपीयर होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें फिर हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होगा। तो ये दो आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। ये हमारे पास डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन है किसके? सिकल सेल एनीमिया की। अब नर्सिंग मैनेजमेंट हमारी क्या होगी सिकल सेल एनीमिया डिजीज के साथ? अगर पेशेंट है तो हमने क्या करना है? इंक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड प्रिवेंट सिकलिंग। हमने टिश्यू के ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड करना होगा किसी भी तरीके से, चाहे हम उसके पेशेंट की पोजीशन चेंज करें या वेंटिलेशन को प्रॉपर करें या हम पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन लें, लेकिन उसके हर टिश्यू की प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना चाहिए ताकि उसकी टिश्यू में सिकलिंग ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। इसके बाद फैमिली को हम टीच करेंगे ताकि कोई स्ट्रेनस फिजिकल एक्सर्शन, कोई सख्त फिजिकल एक्सरसाइज बच्चे से ना किया करवाया जाए, क्योंकि एक्सरसाइज में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है और इधर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इधर हेमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है तो हम उससे कोई सख्त एक्टिविटी नहीं करवानी, ये भी हम उसके फैमिली मेम्बर को टीच करेंगे। इमोशनल स्ट्रेस को प्रिवेंट करना है क्योंकि स्ट्रेस भी पेशेंट को एनीमिया की तरफ लेकर जाता है। इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन अगर हमारे पास कम है तो उस तरह इन्वायरमेंट को हमने अवॉइड करना है। वो इन्वायरमेंट जहां पे ऑक्सीजन कम है उस इन्वायरमेंट को हमने अवॉइड करना है। इसके बाद हाइड्रेशन को हम प्रोमोट करेंगे ताकि फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस हो। इसके बाद इन्फेक्शन को हमने प्रिवेंट करना है क्योंकि स्टार्ट से हमने बताया कि इस तरह का पेशेंट जो है वो सेप्सिस, वो इन्फेक्शन की तरफ काफ़ी प्रोन होता है, तो हमने इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है इस तरह पेशेंट का। इसके बाद टिश्यू की ऑक्सीजनेशन हम बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन एडमिशन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, हम बाहर से उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो सके। सर्कुलेशन को हम प्रोमोट करेंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देंगे ताकि उससे उस बच्चे में सर्कुलेशन तो नॉर्मल हो लेकिन सख्त एक्सरसाइज नहीं देंगे ताकि ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़े। अगर बच्चे को पेन है,
फुट में पेन है, जिस तरह हमारे पास अल्सर था, तो अल्सर हमने कहा ना कि इसमें लेग अल्सर वगैरह हो जाते हैं, तो उसके बॉडी में जहाँ पे भी पेन है तो उसके लिए हम पेन किलर यूज करेंगे ताकि उसका पेन रिलीफ हो। अब सिकल सेल एनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि वेजो अक्लूजन फ्रॉम सिकल आरबीसी। जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं, ये मैंने आपको बता भी दिया कि वो क्या होते हैं, वो हमारे पास आरबीसी सिकल शेप के होते हैं, तो ये वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते, बंद कर देते, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसमें हमारे पास स्प्लीन में ब्लॉकेज आ जाता है, स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो जाता है, लिवर का साइज इनलार्ज होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पे स्वेलिंग होती है। इसमें रेनल इस्कीमिया हो सकता है, किडनी को सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो किडनी का फंक्शन भी खराब हो सकता है, और हिमोचूरिया भी हो सकते हैं कि यूरिन में ब्लड आएगा। हार्ट में कार्डियोमेगेली हो सकती है क्योंकि ये अगर हार्ट में वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन करे तो वो ओवरलोड हो जाता है, हार्ट फेल्यूर और स्ट्रोक की तरफ बंदा जा सकता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के साथ ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हो सकते हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सिकल सेल एनीमिया के जो वो साइन सिम्टम है, तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, बच्चा जो है वो एक्टिविटी उसकी कम होगी, एक नॉर्मल बच्चा जिस तरह खेलता कूदता है वो इस तरह नहीं हो सकेगा। इसके बाद एनोरेक्सिया होगी, उसको भूख की कमी होगी, वो उसे भूख नहीं लगेगी, उसके गॉल ब्लैडर में गैस्ट्रोन हो सकते हैं, वहाँ पे ब्लड वगैरह के एक्युमुलेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिकल सेल आरबीसीज की वजह से क्रॉनिक लेग अल्सर हो सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये साइन सिम्टम होते हैं सिकल सेल एनीमिया के साथ। अब मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को, कि उसको सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक वो देंगे, मेडिसिन देंगे, किसके लिए? क्राइसिस के लिए, कि अगर उसको कहीं पे पेन होता है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कहीं पे हाइपोक्सिक वो है, तो उसके लिए फिर हम क्या करें, सपोर्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको हम देंगे। इसके बाद बेड रेस्ट हमने उसको देना है ताकि ज़्यादा एक्टिविटी उसकी ना हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़े। इसके बाद हाइड्रेशन का हमने उसको प्रॉपर्ली हाइड्रेट भी हमने करना है ताकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना आए, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट भी हमने करनी है। अगर उसको पेन होता है कहीं लेग में, कहीं फुट, हाथों और पाँव में, तो हमने क्या करना है, उसको एनाल्जेसिक प्रोवाइड करें। एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर को। ब्लड रिप्लेसमेंट हमने करनी है, अगर उसमें ब्लड की कमी आती है, एनीमिया है चूंकि, तो हमने उसको बाहर से ब्लड प्रोवाइड करना होगा। इन्फेक्शन वगैरह उसमें हो सकता है जिसके लिए हम उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हम बाहर से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू, नेजल प्रोंग के थ्रू, मास्क के थ्रू, जितनी उसकी ज़रूरत है। तो ये क्या है, ये मेडिकल मैनेजमेंट है सिकल सेल एनीमिया पेशेंट की। नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे कि टिश्यू डीऑक्सीजनेशन को मिनिमाइज करेंगे ताकि हमारे पास टिश्यू जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, हाइड्रेशन को प्रोमोट करेंगे, क्राइसिस को मिनिमाइज करेंगे, उसको पेन ना हो, वह कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ना हो, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि ये कम से कम हो। पेन है तो पेन मैनेजमेंट करेंगे, सही है। और अगर हमारे पास कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उसको हमने ऑन स्पॉट क्या करना होगा, उसको हमने कम करने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद अगर ब्लड की कमी बच्चे में आती है, एचबी लेवल उसका कम हो जाता है, या उसमें क्या होते हैं पिलनेस वगैरह उसमें स्टार्ट होती है, तो हमने फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर करनी है। इसके बाद इनकरेज स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग, हमने क्या करनी है, पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी है, और जेनेटिक काउंसलिंग के हमने उसको बताना होगा कि ये अगर डिजीज आपके फैमिली मेंबर में रन करती है तो आप कोशिश करें कि फैमिली मेंबर्स में आप मैरिजेस ना करें, क्योंकि वो पर्सन एज अ नॉर्मली तो वो कैरियर होता है, उसमें कोई डिजीज नहीं होती, लेकिन उसके बच्चों में ये डिजीज हो सकती है। इसके बाद पेरेंट को हम एजुकेट करेंगे कि आपका ये पेशेंट बच्चा है तो इसके आपने ऑक्सीजन का ख्याल रखना है, इसमें आपने फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है, इसमें आपने डिफरेंट टाइप कंडीशंस का ख्याल रखना है, उसके मुताबिक फिर आपने क्या करना है, इसके लिए फिर इंटरवेंशन करने होंगे। मतलब ऑक्सीजन की कमी आती है तो आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, इसको इस जगह पे ना लेकर जाए जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये तमाम चीजें हमने फिर उसके पेरेंट्स को बतानी है। अब हमारे पास और डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या हो जाता है कि इसमें ब्लड पर्सन के ब्लड क्लॉट नहीं होता।
आप लोगों ने सुना भी होगा। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 डिफिशियंसी होती है। ये हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। अगर इन फैक्टर में कमी है तो ये पर्सन क्या हो जाता है कि ये पर्सन हमारे पास हीमोफीलिया का शिकार हो जाता है। और ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इससे पहले हमने जितने भी डिसऑर्डर पढ़े तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव थे, लेकिन इसका जो जीन होता है वो एक्स सेक्स क्रोमोसोम एक्स पे होगा। तो मेल में एक्स 1 होता है और फीमेल में एक्स 2 होते हैं। सही है, फीमेल डबल एक्स होता है और मेल 1 एक्स होता है। इसके बाद ये रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट होता है। प्लेटलेट्स वो ब्लड सेल्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। इस कंडीशन में वो नहीं होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा तो उस पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी। डायग्नोसिस क्या होंगे कि हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है, एपिसोड्स हो सकते हैं, एविडेंस ऑफ एक्स लिंक इनहेरिटेंस हमारे पास हो सकते हैं। ये क्या है, अगर एक पर्सन को ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा तो चेक करते हैं कि आया ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन हीमोफीलिया का शिकार हो या क्लॉटिंग फैक्टर में कमी हो। दूसरा ये है कि अगर आपको पता है कि इस फैमिली में ये रन कर रही है तो फिर भी ये क्या होता है, फिर आप इसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी कि हमने फैक्टर 8 को देना है इसको ताकि क्लॉटिंग इसमें हो। दूसरा DDAVP, ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास हार्मोन होता है जो वेजोप्रेशन करता है, क्या करता है, जो क्लॉटिंग ब्लड क्लॉट करता है, जो ब्लीडिंग को रोकता है। तो ये हमने क्या करना होगा, ये पेशेंट को हमने प्रोवाइड करना होगा। और नर्सिंग केयर क्या होगा कि हमने ब्लीडिंग को प्रिवेंट करनी है। हमने पेशेंट को बताना है कि आप कोई इस तरह की एक्सट्रेशन एक्टिविटीज ना करें, मतलब कोई आप जिम्नास्टिक हो गया या तेज दौड़ हो गई या इस तरह कोई लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें, इससे हमने पेशेंट को रोकना है। आप इंजरी से, मोटरसाइकिल राइड, इन चीज़ों से आपको कोशिश करोगे कि ये ना करो। क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी सी जो है इंजरी, थोड़ा सा जख्म, आप उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी क्योंकि आप में क्लॉटिंग फैक्टर ये चीज़ें नहीं है। इसके बाद रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को क्या करना है, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ इस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। अगर रिकॉग्नाइज किया तो हमने इसको कंट्रोल करना है। किस तरह, पेशेंट को रेस्ट, उसको आराम से बिठाएंगे, आइस वहां पे हम रख सकते हैं। क्यों? ताकि हमारे पास ब्लड क्लॉट हो जाए। कंप्रेस कर सकते हैं उस जगह को हम एलिवेट रखेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे पास ब्लीडिंग जो होगी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद प्रिवेंट क्रिपलिंग इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग क्या है कि अगर कहीं से ब्लीडिंग होती है तो उसको हमने कंप्रेस करना है ताकि वहाँ पे हमारे पास ब्लड क्लॉट हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे वो ब्लीडिंग हो रही है और हम उसको इतनी तवज्जो ना दें और कहते हैं कि खुद क्लॉट हो जाएगा। वो नॉर्मल पर्सन का होता है, जो हीमोफिलिक होता है उसका नहीं होता। इसके बाद हम क्लाइंट को एजुकेट करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि देखो आपने जो है इस तरह की लड़ाई झगड़ों से ख़ुद को रोकना है, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह इन चीज़ों को केयरफुली आपने क्या करना होगा, चलाना होगा। आपने ख़ुद को ज़ख्मी होने से बचाना होगा क्योंकि जब आप ज़ख्मी होंगे तो आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। दूसरी, जब आपकी ज़ख्मी होती है, ब्लीडिंग होती है तो डायरेक्ट आप हॉस्पिटल जाओगे ताकि वहाँ पर इसको ईजी अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल किया जा सके और आपको क्या किया जा सके, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ब्लड को रिप्लेस किया जा सके। इसके बाद कम्पिटिटिव स्पोर्ट जो इसको अवॉइड करना होगा, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, किस तरह कराटे होगा या रेसलिंग होगा, इस तरह के स्पोर्ट से आपने खुद को रोकना होगा ताकि आपको इंजरी वगैरह ना हो। जिस तरह क्रिकेट वगैरह में अक्सर गेंद लग जाता है, फुटबॉल वगैरह में अक्सर इंजरी हो जाती है, तो नॉर्मल पर्सन का तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन हीमोफीलिया पेशेंट अगर है तो उसकी फिर ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी। सही है, तो ये चीज़ें आपने हीमोफीलिया में याद रखनी होगी। इसके बाद हमारे पास इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारे पास प्यूरा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसे कहते हैं कि जब हमारे पास प्लेटलेट्स की तादाद कमी आ जाती है। इडियोपैथिक कहते हैं विदाउट एनी रीजन, जिसका रीजन आपको पता ना हो। काज इज एक्वायर्ड हेमरेजिक डिसऑर्डर ऑफ अननोन ऑरिजिन, प्रोबेबली एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टू डिजीज रिलेटेड एंटीजन। क्या होता है कि इसमें आपके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम पड़ जाते हैं और इसका ऑरिजिन अननोन है। बस ये समझा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि खुद ब खुद आपके बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम हो जाते हैं और आपको हेमरेजिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। हेमरेजिक डिसऑर्डर कहते हैं कि कहीं पे आपका जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है। इसमें प्लेटलेट जो है वो 20,000 से कम होंगे, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग टाइम जो है वो कम हो, वो ज़्यादा होगा
और क्लॉटिंग टाइम आपके पास, सॉरी क्लॉटिंग टाइम आपके पास, हाँ क्लॉटिंग ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम आपके पास ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है वो क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम लेगा, सही है। और प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से कम होंगे। नॉर्मल प्लेटलेट्स हमारे पास कितने हैं, 1.5 से 4 लाख तक, लेकिन इसमें 20,000 से कम होती है। और अगर ब्लीडिंग होती है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। क्लॉटिंग जो टाइम होता है वो भी आपके पास ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम लेता है आपका ब्लड क्लॉट होने में। तो उस कंडीशन में फिर हमें पता चलता है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसको हो सकता है। साइन सिम्टम वही होंगे जो हमारे पास किस चीज़ में थे, जो हमारे पास उसमें एप्लास्टिक एनीमिया में थे, कि पैची होंगे, ब्रूसिंग होगी, ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, कि आपके बॉडी में जगह जगह पे क्या हो जाते हैं, रेडनेस, रेड स्पॉट से बन जाते हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग को शो करते हैं। इसके साथ क्या हो जाते हैं, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग आना, आपके नोज से ब्लीडिंग आना, माउथ ब्लीडिंग इस तरह होती है, सही है। इस तरह पेशेंट को मिलीना होता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास साइन सिम्टम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी, हम सपोर्टिव स्टेरॉयड, एंटीबॉडीज और स्प्लेनेक्टोमी हम करेंगे। क्यों, इसमें हम उसको सपोर्टिव केयर देंगे कि उसको कहीं पे इंजरी ना हो। इंजरी होती है तो उसको हमने क्या करना होगा, वो ब्लड को क्लॉट करना होगा, सही है। वहाँ पे हमने स्टेरॉइड्स वगैरह उसको देने होंगे, एंटीबॉडी हम देंगे ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है उसको ट्रीट किया जा सके। इसके बाद अगर स्प्लीन, तो स्प्लीन क्या करता है, वो एबनॉर्मल ब्लड सेल को जो क्या करता है, उसकी तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा करता है। तो इस तरह कंडीशन में हम स्प्लीन को रिमूव करेंगे ताकि हमारे पास सेल लाइसिस कम हो, सही। नर्सिंग कंसिडरेशन थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा में हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट और पेरेंट को हम टीच करेंगे, उनको बताएंगे ब्लीडिंग से खुद को रोकना है, इंजरी से खुद को रोकना है। ब्लीडिंग होती है तो आपने क्या क्या करना होगा, हॉस्पिटल डायरेक्ट जाना होगा। नो कांटेक्ट स्पोर्ट्स, कोई भी इस तरह का स्पोर्ट्स जिसमें इंजरी वगैरह का खतरा हो उससे दूर रहना है। एस्प्रिन जो ब्लड को थिन करते हैं तो उसको हमने नहीं लेना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लीडिंग के खतरे पे है, उसको छोटे से प्रॉब्लम से ब्लीडिंग हो सकती है, आप उस ऊपर से एस्प्रिन भी दे सकते हो, इससे उसको ब्लीडिंग और भी ज़्यादा हो सकती है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। क्यों, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जितने भी एनीमिया के टाइप है, तमाम एनीमिया के टाइप में पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको इन्फेक्शन हो जाए, तो हमने उसको इन्फेक्शन से रोकना है। क्यों, क्योंकि इस डिसऑर्डर में उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्यों, ताकि हमारे पास जो प्लेटलेट्स वगैरह की कमी है वो आपके पास पूरी हो जाए, या जो ब्लीडिंग की वजह से जो ब्लड कम हुआ था वो आपके पास पूरा हो जाए। हीमोलाइटिक रिएक्शन हमारे पास चिल, शेकिंग, फीवर हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, उसको हमने रोकना है। डिस्निया हो सकते हैं, फ्लैंक पेन उसको हो सकते हैं, साइन ऑफ शॉक उसको हो सकते हैं। फेब्रोइल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ये तमाम हमारे पास किस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ होती है। तो इन तमाम को हमने फिर रोकना होगा, इनको हमने जज करना होगा, देखना होगा। ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमने उसमें नर्सिंग को कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो वहीं से फिर आपको समझ आ जाएगा कि अगर हम किसी भी पेशेंट को ब्लड लगाते हैं तो उसमें हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या करना होगा कि टेक वाइटल साइन बिफोर एडमिनिस्टर, ब्लड लगाने से पहले हम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रिस्पिरेशन हो गया, पल्स हो गया। इसके बाद पेशेंट की आईडी हम चेक करेंगे, जो ब्लड ग्रुप है वो हम चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप सेम है, जिस पेशेंट को लगाना है वो हमें कितना लगाना है वो हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट में 50 ml हम लगाएंगे, या जो हमारे पास फुल वॉल्यूम है उसका 5वां हिस्सा हम लगाएंगे स्लोली। उसके साथ बच्चे के साथ रहेंगे, हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं बच्चे को कहीं साइन सिम्टम तो अपेयर नहीं होते, कहीं रिएक्शन वगैरह तो ब्लड का उस पर नहीं होता, सही है। जिसमें क्या होगा, जिसमें उसको फीवर भी हो सकती है, उस पर चिल्स भी आ सकते हैं, उसके जो है ब्रूसिंग वगैरह हो सकती है। तो उस कंडीशन में फिर हमने ब्लड को स्टॉप करना होगा, सही है। इसके बाद
एडमिनिस्टर विद नॉर्मल सेलाइन ऑन पिगी बैक सेटअप, हमने नॉर्मल सेलाइन के साथ उसको लगाना है क्योंकि नॉर्मल सेलाइन उसको डाइल्यूट करेगा और ब्लड उसके बॉडी में डाइल्यूट जाएगा। अप्रोप्रिएट फिल्टर हम यूज़ करें, यूज़ विद इन 30 मिनट्स, इन्फ्यूज विद इन 4 आवर। जैसे हम ब्लड लेकर आते हैं विद इन 30 मिनट उसको हमने रूम टेम्परेचर तक गर्म करके उसको हमने पेशेंट को लगाना है और 4 घंटों इससे ज़्यादा तक हमने उसके जो है ब्लड नहीं छोड़ना होगा क्योंकि वो फिर ब्लड ख़राब होता है। अगर हमारे पास ब्लड का रिएक्शन एकदम से हो जाए किसी पेशेंट पे, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना, आईवी लाइन में डायरेक्ट हम नॉर्मल सेलाइन देते हैं, क्यों? ताकि वो ब्लड वो रिएक्शन हमारे पास उसको कम्बैट किया जाए। वाइटल साइन हम चेक करेंगे और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होगा हम उसको क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे ताकि उसके मुताबिक एक्शन लिया जाए। अब हमारे पास थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया का आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर ऑफ हेमोग्लोबिन परसेंटेज सिंथेसिस कैरेक्टराइज्ड बाय एनीमिया व्हिच इज माइल्ड एंड सीवियर। थैलेसीमिया में क्या हो जाता है कि आपके पास हेमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन की कमी आती है, तो इसको थैलेसीमिया कहते हैं। अभी हम पढ़ भी लें, थैलेसीमिया माइनर भी होता है जिसमें माइल्ड एनीमिया होगा, इंटरमीडिएट भी होता है और मेजर थैलेसीमिया भी होता है जिसमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। साइन सिम्टम ये होंगे कि सीवियर एनीमिया बच्चे के हो सकता है, हेडेक हो सकती है क्योंकि वो ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक सही से नहीं पहुंचेगी, उसको वीकनेस हो सकती है, हाइपोक्रोमिक, उसके ब्लड में आरबीसी में या ब्लड में हेमोग्लोबिन की तादाद कम हो सकती है, आयरन की डिफिशियंसी, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी उस बच्चे में होगी, उसमें बोन डिफॉर्मिटीज होगी क्योंकि आयरन नहीं है, उसके बोन कहाँ से मजबूत होंगे। माइक्रोसिटिक इनीमिया उसको हो सकता है। माइक्रोसिटिक इनीमिया किसे कहते हैं कि आरबीसी का शेप जो है वो छोटा होता है, नॉर्मल से छोटा होता है। तो ये साइन सिम्टम होंगे थैलेसीमिया के पेशेंट में। आप ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये भी याद रख लें कि किस थैलेसीमिया में ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, थैलेसीमिया मेजर में। फ्रीक्वेंट एपिस्टेक्सिस हो सकते हैं। एपिस्टेक्सिस से कहते हैं नोज ब्लीडिंग को, तो इस तरह के बच्चे में नोज ब्लीडिंग होती है। इस तरह जॉइंटिस उसको हो सकता है, बोन पेन उसको होता है और उसका स्किन डार्कनेस उसमें आती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? कॉम्प्लिकेशन वही होंगे जो अक्सर हमारे इस एनीमिया के होते हैं कि हार्ट फेल्योर हो सकता है, उस बच्चे को स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, फेल्योर ऑफ थ्रायो हो सकता है, या हमारे पास फेल्योर ऑफ थ्रायो ये है कि जो नॉर्मल एक्टिविटी एक बंदा परफॉर्म कर सकता है ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और लिवर सिरोसिस उस पेशेंट को हो सकते हैं, उसकी लिवर डैमेज हो सकती है। कोलीलिथियासिस उसको हो सकता है। कोलीलिथियासिस मतलब उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन का प्रोड्यूस होना, क्योंकि ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन जब हो, एबनॉर्मल आरबीसी हो, तो उस कंडीशन में ये होती है। और अक्सर थैलेसीमिया के साथ पेशेंट की डेथ हो जाती है टाइम, क्योंकि पूरी लाइफ जो है बंदा उसको ट्रांसफ्यूजन दे भी नहीं सकता, और क्या ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस तरह का बच्चा इतनी डिजीज़ के प्रोन होता है तो बहुत सी डिजीज़ उसमें कोई एक सी भी डिजीज़ हो जाती है और उससे वो प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ अक्सर वाक़या हो जाती है। लैब इन्वेस्टिगेशन इसके लिए हम हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरोसिस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उसमें हेमोग्लोबिन में प्रॉब्लम क्या है और वो बंदा जो है वो रिसेसिव है, उसमें डिजीज़ कौन सी है, थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है, या थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है। सीबीसी हम करेंगे जिससे एनीमिया का पता चलेगा, उसके ब्लड सेल काउंट का, हेमोग्लोबिन का, इन तमाम चीज़ों का पता चल जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट ये सीबीसी टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि हम इसको आयरन प्रोवाइड करेंगे, विटामिन सी देंगे, फोलिक एसिड देंगे ताकि इन चीज़ों की डिफिशियंसी ना हो। उसका एचबी लेवल हम मेंटेन रखेंगे, किस तरह उसको आयरन देकर, उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराकर। इसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करेंगे, क्योंकि बोन मैरो जो है वहाँ से एबनॉर्मल ये आरबीसी वगैरह ये चीज़ें बनती है ना, तो इस तरह पेशेंट का अगर पॉसिबल हो तो हम उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि उसका बोन मैरो नॉर्मल ब्लड सेल बनाए। और इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कराएंगे इस तरह बच्चे का कि पर्सन का, क्यों? ताकि वो जो हमारे पास नॉर्मल ब्लड होता है या जो ब्लड की कमी होती है उसको रिप्लेस किया जा सके। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है नर्सिंग केयर। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमने ऑब्जर्व करना है कि ब्लड अगर हम लगाते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते तो वो रिएक्शन तो कोई काज नहीं करता। इमोशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि ये डिजीज़ इस तरह होती है कि पेशेंट नॉर्मल नहीं होता और अक्सर उसकी डेथ भी जो है वाक़या हो जाती है। तो इस तरह का पेशेंट जो है, क्योंकि ये डिजीज़ चूँकि क्रॉनिक है, तो इसमें हमने इमोशनल
इमोशनल सपोर्ट देना है, उसके पेरेंट को टीच करेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग हमने करनी है, उसको बताना है कि अगर आपके फैमिली में इस तरह के डिजीज़ रन करती है तो आप लोग कोशिश किया करें कि फैमिली से बाहर शादी किया करें। इस तरह अगर बच्चे जो है इस तरह के डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं तो फिर बच्चों में भी क्या करना होगा, फिर बच्चे भी इस तरह पैदा नहीं करने होंगे, क्योंकि अगर फादर जो है वो जेनेटिक डिजीज़ के साथ और इसके तमाम बच्चे इस तरह होते हैं तो ये एक है प्रॉब्लम होती है उनके लिए, स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है उनके लिए ना, कि अगर आपके बच्चे जो है थैलेसीमिया के शिकार हैं। इन्फॉर्म अबाउट डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि इस डिजीज़ के साथ ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ताकि वो मेंटली क्या हो, मेंटली उनको पता हो कि हमारे बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको जो डिजीज़ है वो कोई सिंपल डिजीज़ नहीं है। सही है, तो ये हमारे पास जो है हेमाटोलॉजिक अल्ट्रेशन का यूनिट था, जिसको हमने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया, जिसके हर पार्ट्स के वीडियो के लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको कहाँ पे कोई भी इश्यू हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग के, हेल्थ के, उन तमाम के साथ हमारे चैनल्स का लिंक शेयर करें। ओके, थैंक यू।